इस वीडियो में नजर आ रही 19 साल की मनीषा, जो बाय नेचर एक शांत और शर्मीली लड़की थी, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने घर परिवार तक ही सीमित थी। उसको अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक होगा, जिसे देख शायद शैतान भी हिल जाए। इस केस में आगे जो होने वाला है, वह न सिर्फ ढेरों सवाल खड़े करता है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे इंसाफ के नाम पर दिन दहाड़े धूल झोंकी जा सकती है। और इसे समझने के लिए हम इस केस से जुड़े हर पहलू की बात करेंगे और वह सवाल उठाएंगे जिसे दबाने के लिए यह सिस्टम हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि इसे जितना हो सके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। ये केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू के धानी लक्ष्मण गांव का, जहां 11 अगस्त 2025 को हर रोज की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है, जहां वो एज अ टीचर काम करती थी। मनीषा को उम्मीद नहीं थी कि घर से निकले उसके यह कदम वापस कभी दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई थी, और इस बारे में उसने अपने पिता को बता रखा था। यह फुटेज इकलौता डिजिटल एविडेंस है जिसमें मनीषा आखिरी बार देखी गई। दिन ढलने तक जब मनीषा घर नहीं पहुंची, तो घर में मौजूद मनीषा के दादाजी को उसकी चिंता होने लगी। गुजरते वक्त के साथ दादाजी की चिंता बढ़ती जा रही थी, और इसी चिंता में वह बस के ड्राइवर के पास पहुंचे, जिस बस से मनीषा रोज स्कूल के लिए जाती थी। बस ड्राइवर ने दादाजी को बताया कि मनीषा को स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने जाना था, जिस वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया होगा। बस ड्राइवर की यह बात सुन दादाजी के मन को थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन जब शाम 4:30 तक भी मनीषा घर नहीं लौटी, तो वह मनीषा के पिता संजय सिंह को कॉल कर इन्फॉर्म करते हैं। देर शाम करीब 6:15 पर संजय के पास मनीषा का कॉल आता है, लेकिन 10 सेकंड चली इस कॉल में उधर से उन्हें मनीषा की कोई आवाज नहीं आती और कॉल कट जाती है। उसके बाद मनीषा का फोन स्विच्ड ऑफ आने लगता है। घर पर कॉल की तो पता चला मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी थी। दिल में जब किसी अनहोनी का डर बढ़ने लगा, तो बिना वक्त गवाए संजय तुरंत लोहारू से बस पकड़कर सिंघनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से मनीषा नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए गई थी। जब संजय कॉलेज के गार्ड से पूछते हैं कि क्या वहां कोई मनीषा नाम की लड़की आई है, तो वह इनकार कर देता है। रिसेप्शन पर भी संजय को यही जवाब मिलता है। लेकिन संजय ने जो बात नोटिस की वह यह थी कि उस रिसेप्शन पर मौजूद उन तीनों ने ही शराब पी हुई थी। संजय ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जब दोबारा वह पुलिस वालों के साथ कॉलेज पहुंचे, तो कॉलेज स्टाफ ने, लेकिन पुलिस उनकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर देती है और यह कहकर बात टाल देती है कि मनीषा किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई होगी और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस से ही अपनी बेटी के लिए ऐसी बात सुन और उनका यूं ढीला ढाला रवैया देख उसके पिता संजय बेबस और निराश होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह यानी 12 अगस्त को संजय दोबारा लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सारा दिन बस बहानेबाजी करने के बाद फाइनली शाम 5:30 पर एसआई शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके बाद जब एएसआई शकुंतला आइडियल कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने के लिए कहती हैं, तो उन्हें भी कॉलेज स्टाफ फुटेज दिखाने से इनकार कर यह बोल देता है कि पुलिस की मौजूदगी में ही वह उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं। पुलिस ना सिर्फ वहां से वापस लौट आती है, बल्कि मनीषा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन को ट्रेस करना तक जरूरी नहीं समझती। अगले दिन 13 अगस्त को संजय के पास एएसआई शकुंतला का कॉल आता है कि उन्हें आइडियल कॉलेज से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास एक खेत में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त के लिए उन्हें वहां आना होगा। एएसआई की यह बात सुन संजय का दिल बैठ गया और वह बिना किसी देरी के बॉडी की शिनाख्त के लिए वहां पहुंच गए। बॉडी देखते ही संजय की मानो दुनिया पूरी तरह उजड़ गई थी। उनके सामने उनकी बेटी बेजान हालत में पड़ी हुई थी और बॉडी की कंडीशन ऐसी कि किसी का भी दिल सहम जाए। मनीषा की बॉडी एक खेत में पड़ी हुई थी और उसका चेहरा बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, जैसे उस पर एसिड डाला गया हो।
उसकी दोनों आंखें गायब थीं। चेहरा इस कदर गल सा गया था कि पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। मनीषा की गर्दन ऑलमोस्ट गायब थी और सिर्फ कुछ इंच से ही उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। मनीषा की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी और जो भी मनीषा की बॉडी देख रहा था, उन सभी के मन में यह सवाल था कि आखिर मनीषा की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो इस हैवानियत को अंजाम दे गया? जितने लोग मनीषा की मौत की खबर सुन रहे थे, उन सभी में अब गुस्सा बढ़ने लगा था और बड़ी तादाद में उस जगह भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी जहां पुलिस को मनीषा की बॉडी मिली थी। गुस्साई भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जल्दी जल्दी उस एरिया को सीज कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया। पुलिस के शुरुआती रवैया की वजह से यह गुस्सा और था, क्योंकि सभी का कहना था कि अगर पुलिस ने समय रहते एक्ट किया होता तो आज शायद मनीषा जिंदा होती। धरने पर बैठे सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था कि उन्हें मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए और वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मनीषा के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसके लिए ना ही मनीषा का परिवार और ना ही हरियाणा के लोग तैयार थे। इनफैक्ट उससे तो केस की तस्वीर ही बदल गई। जिसने भी बॉडी को देखा था, सबको इस बात पर यकीन था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है और फिर उसका टॉर्चर कर मर्डर कर दिया गया है। लेकिन 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ने बताया कि मनीषा की किडनी और इंटेस्टाइन में ऑनर्गेनोफास्फोरस, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है, उसके ट्रेसेस मिले हैं। और रेप के एंगल को यह बताकर डिनाई कर दिया गया कि मनीषा की बॉडी या कपड़ों पर सीमन नहीं मिला है और ना ही उसकी बॉडी पर कोई स्ट्रगल के मार्क्स हैं। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस इस नतीजे पर आ जाती है कि मनीषा का ना तो मर्डर हुआ है और ना ही रेप। इसके बाद मनीषा के परिवार के साथ पूरे राज्य की जनता का पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटना तय था और हुआ भी वही। इसलिए केस में लीपापोती के लिए सरकार ने कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर किया और कुछ को सस्पेंड कर दिया। बात ज्यादा ना फैले तो इंटरनेट को बैन कर दिया और घर वालों को शांत करने के खातिर सेकंड पोस्टमार्टम के लिए 16 अगस्त को रोहतक पीजीआई में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बट यहां की रिपोर्ट तो इससे भी ज्यादा फ्लॉड निकली। पीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ कुंदन मित्तल ने बताया कि गले में जो कट के निशान है वह रेगुलर है और आशंका है कि किसी जंगली जानवर ने इसे काटा हो। साथ ही वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 18 अगस्त को पुलिस अचानक से यह क्लेम करती है कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला है। बॉडी मिलने के इतने दिनों बाद पुलिस के पास यह नोट कैसे आया? और अगर पहले से यह नोट था तो फिर इतने दिनों तक छुपाकर क्यों रखा? सभी जनता और परिवार को लगने लगा कि यह एक बहुत बड़ा कवर अप है किसी बहुत ही पहुंच वाले शख्स को बचाने के लिए, जो इस केस का असली गुनहगार है। इंसाफ और न्याय के लिए उठी आवाज को शांत करने के लिए। एक दिन बाद हरियाणा के सीएम का ट्वीट आता है कि मांग के मुताबिक इस केस की सीबीआई जांच होगी और एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम होगा। बट सच कहूं तो मनीषा के केस में शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम में इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ हुई है या फिर शायद की गई है कि सच सामने आना लगभग नामुमकिन सा बन गया है। और यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको चलिए गहराई से समझते हैं। पुलिस ने एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ नहीं किया, ना ही समय रहते सख्ती से कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज